स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग एसएससी जीडी का पहला टेस्ट पेपर करने वाले हैं। ठीक है, ये अभ्यास प्रश्न मैंने आपको कहा था लाइव क्लास रहेगी आपकी शाम को 7 बजे। तो हम लोग इस टेस्ट पेपर को कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपको पता ही है 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसी टेस्ट पेपर को करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं दूंगी। जितनी देर में मैं आपसे आपका प्रश्न पढ़ूंगी आपको उतनी ही देर में इसका उत्तर देना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि यह टेस्ट पेपर हम ऑनलाइन रूप में भी दें तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, निधि एकेडमी एप्लीकेशन। ये टेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा, जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ सामान्य हिंदी की बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगा। दोनों पे जाके चेक कर लेना, जहाँ पे सस्ती हो वहां से ले लेना। ठीक है, चलो तो प्रश्न हम शुरू करते हैं। सेट हमारा पहले है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है। प्रश्न दिया है, आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। उपरोक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे? विकल्प में आपको दिया है अक्षत, तुलसी, कुसुम और गोमय। और बहुत ही सरल ये प्रश्न है, आपको जल्दी से इसके बारे में बताना है और जल्दी से मुझे फटाफट से बताइए आप। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, आराम से देख लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वाक्य में दिया है शब्द है गोबर। अब गोबर के बदले में आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये आपसे चाहता है कि आपको गोबर का पर्यायवाची बताना है। यानी उसके बदले में तो वही आएगा ना, जो एक शब्द के बदले में दूसरा शब्द आता है उसी को तो पर्यायवाची कहते हैं। तो इसने सीधा सीधा आपको पर्यायवाची शब्द न देकर ऐसे पूछा है कि इसके बदले में आप किसको रखेंगे। तो आपको पता है कि अक्षत का मतलब होता है चावल, और कौन से? तिलक के लिए प्रयोग होने वाले चावल। ठीक है, तुलसी एक पेड़ का नाम है, आपको पता है। कुसुम कहते हैं फूल को, ठीक है, कुसुम फूल को कहते हैं। और गोमय ही क्या कहलाता है? गोबर कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या है? तत्सम रूप है। तो तत्सम रूप में ही आपका दिया हुआ है, तो यानी यही उत्तर हो जाएगा गोमय। यानी हम गोमय से ही इसको बदल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से फटाफट। अगला प्रश्न हमारा दिया है, सुजय राघव को पुस्तक दिया। वाक्य दिया है, उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य दिया है, अब आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें आपको ये बता दिया गया है कि गलती किससे संबंधित है, कारक चिन्ह से संबंधित गलती है। तो 4 जो विकल्प दिए हैं उसमें आपको ध्यान देना है। दिया है, सुजय ने राघव का पुस्तक दिया, सुजय ने राघव को पुस्तक दी, सुजय राघव की पुस्तक दिया और सुजय राघव की पुस्तक दी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कारक संबंधित त्रुटि तो इसने बताई है ही, लेकिन कारक के साथ साथ यहाँ पर हमारी क्रिया में भी अंतर आता है। कारक की वजह से किस में अंतर आ जाता है? क्रिया में भी। तो आपको बहुत सावधानी से ध्यान देना होगा। पहला वाक्य कहता है, सुजय ने राघव को पुस्तक दिया। तो सुजय ने राघव का पुस्तक दिया, का नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर? को का प्रयोग होना चाहिए। तो का प्रयोग नहीं होगा, कट गया। फिर आगे दिया है, सुजय राघव की पुस्तक दिया। तो सुजय के साथ ने कारक चिन्ह आना चाहिए था, यहाँ नहीं दिया, ये कट गया। यहाँ पे नहीं दिया, ये कट गया। अब विकल्प आपका मिल गया, सुजय ने राघव को पुस्तक दी। और यही आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? कहने का मतलब ये है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। तो विकल्प आपको दिया हुआ है कि जो इच्छा के अधीन है उसके लिए एक शब्द आप क्या कहोगे? आंशिक कहोगे, अमानत कहोगे, या आशातीत कहोगे, या ऐच्छिक कहोगे? तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, जो इच्छा के अधीन है, जो इच्छा से हो सकता है, उसे हम ऐच्छिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऐच्छिक कहते हैं, जो इच्छा से होता है। और जो इच्छा से नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको अनैच्छिक कहते हैं। ठीक है,
चलो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताएं। तो यहाँ पे शब्द दिया है, अब आपको दिया हुआ है हमारे गांव में पीपल के सप्त पेड़ हैं। तो अब देखो यहाँ पर आपको पहचानना है कि कह रहा है आपको एकार्थी शब्द का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर एक जैसे दिखने वाले, ठीक है, एक जैसे उच्चारित होने वाले, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। तो इनके अर्थ बताने हैं। अब आपको दिया है यहाँ पर जैसे कि पहला जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, सापित होगा, शुभ होगा, नापित होगा, या 2 बार 7 7 ये दिया है, ये होगा। तो अब देखो यहाँ पर, अब मान लो कि आपको इस शब्द के बारे में न पता चले, ठीक है, तो आप इस शब्द का अर्थ खोजो। इस शब्द का मतलब क्या है, 7 है, ये तो समझ में आ जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ लाभ है तो ये कट जाएगा, यहाँ सापित है तो ये काट दो, यहाँ पे 7 दिया है तो अब हमें 2 मिला। अब ये कहता है कि 2 बार 7 7, तो अगर हम 2 बार 7 7 लगाते हैं तो क्या होगा, हमारे गाँव में पीपल के 7 7 पेड़ हैं। तो 7 7 पेड़ हैं, 2 बार कहने की हमको आवश्यकता ही नहीं थी। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि इसका मतलब इस शब्द का अर्थ जो है वो क्या है, शापित है। और जब हम इसको फिर पढ़ के देखते हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाता है कि हमारे गांव में पीपल के शापित 7 पेड़ हैं। तो इसका मतलब इसका उत्तर जो है वो ए ही होगा। हम अपना दिमाग लगा के ये पता कर लेते हैं और इसका उत्तर हमें मिल जाता है। ठीक है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। अब अनेकार्थी शब्द इसने आपको यहाँ पर दिया है। अब पहला विकल्प कह रहा है बोरा, दूसरा विकल्प कह रहा है मोती, तीसरा विकल्प कह रहा है मुद्रा और चौथा विकल्प कह रहा है मेढक। तो अब देखो इन चारों में से आपको वो शब्द बताना है जो अनेक अर्थ रखता है, यानी एक से अधिक अर्थ रखता है। तो आप इसका उत्तर बताइए फटाफट से, क्या होगा, बोरा, मोती, मुद्रा या मेढक। तो हाँ, आपको यहाँ पता चलता है कि इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब सी इसका उत्तर कैसे हुआ, क्योंकि मुद्रा के 2 अर्थ हो जाएंगे। एक मुद्रा का मतलब तो हो जाता है, हम कहें जिसे हम मुद्रा कहते हैं ना, रुपया पैसा, ठीक है। तो वो मुद्रा जिसे आप रुपया या पैसा इनके रूप में प्रयोग करते हैं उसी को कहते हैं मुद्रा, ठीक है। मूल्य को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, मूल्य के लिए भी मुद्रा आ जाता है, यानी कि इसकी क्या मुद्रा देनी पड़ेगी, हम ऐसे बोलते हैं, मतलब क्या मूल्य देना पड़ेगा। और मुद्रा का अर्थ आ जाता है आकृति से, ठीक है, किससे, आकृति से। तो इसके कई अर्थ हो गए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें कहा है कि रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके आपको इसमें रिक्त स्थान बदलना है। अब आगे यहाँ कह रहा है ... बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। आगे दिया है स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। अब यहाँ पे कहा है कि जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द क्या है, स्याह, और स्याह के विलोम शब्द से उस रिक्त स्थान को भरना है। बस पता चल गया, स्याह का मतलब होता है काला, सावला सा, ठीक है। अब इसका विलोम क्या होगा, तो सावले का हो जाएगा गोरा या सफेद कह सकते हैं। तो विकल्प हमारा क्या कह रहा है कि श्याम, सफेद, अंधेरा, काला। तो मिल गया आपको उत्तर कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, क्योंकि श्याम का विलोम जो है वो क्या हो गया, सफेद। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर हम लिखेंगे तो वाक्य हमारा क्या हो गया, अब रिक्त स्थान भी पूछा और विलोम भी पूछा, दोनों एक साथ पूछे हैं यहाँ पर कि सफेद बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है और स्याह बादल वर्षा के परिचायक होते हैं। मतलब परिचायक मतलब उसके जो साहा बादल होते हैं, काले बादल होते हैं, उनसे वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है, आगे आता है अगला पॉइंट। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7।
प्रश्न संख्या 7 कहता है जयेश ने खाना खाया। उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा। अब रूपांतरण कह रहा है कि आपको ये वाक्य दिया जयेश ने खाना खाया। अब ये जो खाना खाया अंत में या आया है तो ये हो गया हमारा भूतकाल, ठीक है। और भूतकाल में कौन सा हो गया, ये सामान्य भूतकाल हो गया। तो कौन सा हो गया, सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल से आपको इसे किस में बदलना है, अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। किस में बदलना है, अपूर्ण वर्तमान काल में। तो अब जब आप अपूर्ण वर्तमान काल को पढ़ते हो तो अपूर्ण वर्तमान काल का और दूसरा नाम होता है तात्कालिक वर्तमान काल। और तात्कालिक वर्तमान हो या अपूर्ण वर्तमान हो तो उसकी जो पहचान है वो क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगे होते हैं। अब आपको इसी तरह से पढ़ना है, समझना है। अब रहा है, रही है, रहे हैं से संबंधित अंतिम वाक्य को देख लीजिए। यहाँ क्या लिखा है, खा रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं है। रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं है। या होगा, इसका मतलब ये नहीं है। रहा है, यही हमारा अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। जयेश खाना खा रहा है, वाक्य हमको मिल गया, ठीक है। इसी तरह से बहुत सरल है, बस दिमाग चाचा चौधरी की तरह तेज दौड़ाना है आपको आराम से, ठीक है। अगला आता है हमारा प्रश्न संख्या 8, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा। अब देखो यहाँ पे दिया है कि पहले तो उसके पास पुत्र भी थे और उसका पति भी था, लेकिन अब पुत्र भी नहीं रहा और पति भी नहीं रहा, तो उसे क्या कहेंगे। विकल्प दिया है सधवा, विधवा, कबीरा या अवीरा। तो देखो सधवा तो उसको कहते हैं जो जिसका पति हो, ठीक है, जिसका पति जिंदा हो, ठीक है, उसे कहते हैं सधवा, जिंदा हो। विधवा कहते हैं जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, ठीक है, उसे विधवा कहते हैं। अब कबीरा नहीं है, कबीरा शब्द है तो ये कबीरा शब्द स्त्री के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अवीरा। अवीरा उस स्त्री को कहा जाता है जिसके ना तो, मतलब देखो कैसे बना है, ये बना है शब्द अ प्लस वीर प्लस आ, ठीक है, वीर है ये शब्द, ठीक है, वीर प्लस आ। तो वीर का मतलब जो पुरुष के लिए आता है, अ माने नहीं, तो जिसके पास कोई भी पुरुष ना हो, ना तो उसके पास पुत्र बचे हैं और ना ही उसके पास पति बचा है, तो बिना वीर के जो हो गई स्त्री उसको अवीरा कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है हमारा, कौन से विकल्प में क्रमशः अकर्मक और सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है। अब देखो अकर्मक सकर्मक मैंने आपको बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, कर्म और कर्म। यहाँ पे अ का मतलब नहीं, ठीक है, स का मतलब साथ। तो जिसमें कर्म साथ है वो सकर्मक कहलाएगा, जो अपने साथ कर्म लेकर आता है। और जिसमें कर्म साथ नहीं होता, जो अपने साथ कर्म नहीं लेकर आती, वो क्रिया क्या हो जाती है, अकर्मक हो जाती है। अब क्योंकि अकर्मक और सकर्मक का युग्म है तो आप इस तरह से देख लो। आगे में पहले में यहाँ पे दिया है खाना, क्या खाया, तो आम खाया, रोटी खाया, खाना खाया, जो भी आएगा तो यानी ये कर्म ले रहा है तो ये कट जाएगा। कहना तो शब्द आता है क्या कहा, कि बात कही, ठीक है, तो इसमें भी सकर्मक आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कट जाएगा। अब आगे दिया गिरना, क्या गिरा, तो वहां पे अब जो क्या गिरा नहीं, कौन गिरा, तो हम कहते बच्चा गिरा, तो वो कौन गिरा, ठीक है, क्या गिरा से नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो गिरना शब्द है ये क्या है, अकर्मक है, ये अपने साथ कर्म नहीं ले रही है, ठीक है। तो ये इसके बाद देना, क्या दिया, तो यहाँ पे आता है कि जैसे हम बोलेंगे क्या दिया, तो कंबल दिया, ठीक है, या गिफ्ट दिया, कुछ भी देना आता है तो यानी वो कर्म अपने साथ ले रहा है, तो ये सकर्मक हो गई, ये अकर्मक। तो इसलिए इसका उत्तर जो है वो सी आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको समझना है, जल्दी से फटाफट निकालना है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 10 दिया है, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है। ये कह रहा है कि यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है आपके सामने, महादेवी वर्मा बड़ी जीव
जीवंत कवित्री थीं। अब विकल्प दिया है जीवंत, बड़ी, थीं, कवित्री। इनमें से ही आपको देखना है कि अशुद्धि किसमें है। तो आप देखते हैं कि जीवंत, बड़ी, थीं या कवित्री, इसका मतलब यहाँ पे अलग अलग शब्द दिया है तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो सकती है, तो इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि दी है। अब यहाँ पे शब्द लिखा है कवित्री, इसकी वर्तनी गलत है। क्या होता है? कवयित्री, ठीक है, छोटी ई की नहीं बड़ी ई की मात्रा होगी त्र पे, ठीक है। तो कवित्री, तो इसका मतलब ये सही है, तो इसका इसी में अशुद्धि आ गई है, डी में, यानी वर्तनी संबंधी अशुद्धि, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आता है हमारा 11। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है, सही वाक्य बताना है आपको। 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, अपेक्ष शिष्ट है, और मोहन श्याम की अपेक्षा सिस्टर है। तो देखो सिस्टर तो नहीं होगा, ये कट जाएगा। और शिष्ट शब्द की जो वर्तनी होती है वो ये सही होती है, तो ये नहीं होगी, तो ये कट गई। अब इन दोनों में देखेंगे तो अपेक्षा होता है, अपेक्ष नहीं होता, तो ये कट गया। अब आपको गलत गलत जो है वो हटाने, वो काटने, उत्तर आपको मिल गया, यही शुद्ध है हमारा बी। बात समझ में आ गई? ठीक, चलो आगे आता है आपका नंबर 12। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अब यहाँ पे वाक्य दिया है, बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ के मन को शांति मिली। तो मन को शांति मिलना, इस भावार्थ के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प होगा? दिया है कलेजा ठंडा होना, कांटा दूर होना, कलम तोड़ना या कली खिलना। तो देखो जब जैसे कहते हैं कि बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, माँ का कलेजा ठंडा हो गया, मतलब माँ के मन को खुशी मिल गई। तो मन को खुशी मिलने वाली चीज़ को ही हम क्या कहते हैं? कलेजा ठंडा होना। तो मन को शांति मिली, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलो अगला आता है। अगला पॉइंट है हमारा, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा? तो सुंदरी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, सुंदरी शब्द का, ठीक है। तो आगे दिया है भामा, सुदर्शना, वनीता, रानी। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे, भामा शब्द का अर्थ होता है स्त्री, ठीक है। भामा शब्द किसके लिए आता है? स्त्री के लिए। अब सुदर्शना का मतलब होता है सुंदर दिखने वाली। क्या होता है सुदर्शना का मतलब? सुंदर दिखने वाली, सुंदर दिखने वाली। और वनीता भी स्त्री का पर्यायवाची होता है। अब रानी तो आप जानते ही हो, ठीक है, रानी किसे कहते हैं? जो सबकी लीडर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुंदरी जो है, इसका सबसे नजदीकी आपको पता चल गया होगा, क्या हो जाएगा? सुदर्शना हो जाएगा। सुंदरी मतलब सुंदर दिखने वाली, सुदर्शना मतलब सुंदर दिखने वाली, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 हमारा कहता है, बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अब आपको दिया है बरसात के 4 महीने, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। क्या होगा सार्थक शब्द? यह आपको बताना है। विकल्प आपको दिया है 4 मासा, चौमासा, 12 मासा या बरसात। तो देखो जो 12 मासा होता है, तो इसका मतलब तो होता है वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष की बात कर रहा है, हम कह देंगे ना 1 वर्ष। 1 वर्ष मतलब 12 मासा, मतलब पूरे वर्ष के लिए, ठीक है। बरसात आप जानते ही हैं, वर्षा के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब इसने तो कहा है 4 महीने की बात कर रहा है, तो 4 मासा होगा कि चौमासा होगा? तो हम 4 मासा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके लिए? चौमासा कहते हैं, ठीक है। चौमासा का मतलब ही होता है बरसात के 4 महीने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह ... आने सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको वाक्य कह रहा है कि
उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो यानी इसका मतलब इस पंक्ति के अंदर एक मुहावरा बना है और उस मुहावरे को पूरा करना है। विकल्प कह रहा है 4, 8, 12, 16। तो यानी इसका मतलब जो ये है कि आने सही, तो इसमें हमें फिट करना है। 4 आने सही, 8 आने सही, या 12 आने सही, या 16 आने सही। तो जब आप मुहावरा बोलते हो उसमें 16 आने शब्द की बात करते हैं। किसकी? 16 आने सही। ठीक है, तो मुहावरा जो होता है उसको कहते हैं 16 आने सही। तो कह रहा है कि रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही है वह 16 आने सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, जो हमारा उत्तर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? आराम से आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अब देखो आगे दिया है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ है, विगत परीक्षा का ये प्रश्न है पूरा, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिया। तो अभी मैं शुरुआत में आप लोगों को विगत परीक्षा के प्रश्न यहाँ पे करवाऊंगी ताकि आपको पता चले कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। मैं अगर अपने प्रश्न बना के दूं उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब तो उनसे होता है कि परीक्षक कैसे हमको प्रश्न देता है ना, तो इसलिए सिखा रही हूँ आपको। तो ये आगे आता है अगला पॉइंट। अब हमारा 16 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न हैं वो हमारे क्या हैं, गद्यांश में पूछे गए हैं। ठीक है, तो 5 प्रश्न हमारे गद्यांश से यहाँ पर आए हैं, तो वही गद्यांश को हम देखते हैं। गद्यांश हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। दिया हुआ है भारत कृषि प्रधान ... है। तो यहाँ पे पहले यानी जो 1 है, यानी जो 16 है उसमें आपको दिखाना है रिक्त स्थान 1 की आपूर्ति। तो भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान क्षेत्र है, भारत कृषि प्रधान राज्य है, भारत कृषि प्रधान नगर है। क्या है? तो अब आपको पता है कि इन सब में से भारत क्या है, देश है एक। तो देश है तो देश आ जाएगा, इसमें पहले में क्या आ जाएगा, देश आ जाएगा कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ हमारा आ गया देश। आगे दिया भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जनता ... करती है। अब क्या करती है, तो यहाँ की अधिकांश जनता खेती करती है, अधिकांश जनता खेल करती है, अधिकांश जनता व्यवसाय करती है, या अधिकांश जनता नाटक करती है। तो जब आपको पता है कि हमने पहले बोल दिया कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ की अधिकांश जनता क्या करेगी, ज़्यादा जनता जो है वो खेती करेगी। तो विकल्प कौन सा आ जाएगा हमारा, खेती। बहुत ही सरल आपका ये आया है इसमें जो परीक्षा में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा देश और यहाँ पे आ गया हमारा खेती। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भारत दिया है यहाँ से कि कृषि ही उसकी जीविका का साधन है और यही व्यवसाय है। मतलब कृषि ही उसका साधन है जीविका का और यही उसके लिए व्यवसाय है। कृषक आज भी ... में रहता है। कहाँ रहता है भाई, शहर में रहता है, गांव में रहता है, विश्व में रहता है, देश में रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कृषक आज भी कहाँ रहता है, गांव में रहता है। तो जो खेती करने वाले लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं, शहर में रह के तो कोई खेती नहीं करता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, गाँव आ जाएगा। तो जो कृषक है वह आज भी किस में रहता है, गाँव में रहता है। तो अब यहाँ देख लेंगे, यहाँ हमने लिखा था खेती, यहाँ था हमारा देश और यहाँ पे हमारा आ गया गाँव। ठीक है, कृषक आज भी गांव में रहता है। यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर ... की ओर भाग रहा है। तो अपना व्यवसाय छोड़कर किस ओर भाग रहा है, खेतों की ओर भाग रहा है, शहरों की ओर भाग रहा है, दूसरे देशों की ओर भाग रहा है, या भूमि की ओर भाग रहा है। तो हमें पता है कि अभी तक ये तो पता ही है, खेती तो वो करता ही आया है, गांव में तो वो रहता ही आया है। ठीक है, तो ना तो खेती की तरफ भागेगा, ना भूमि की तरफ भागेगा, ना गांव मतलब गांव की तरफ भागेगा। तो कहाँ भागेगा, जहाँ वो नहीं है। तो यानी इसमें क्या आ जाएगी, शहरों की तरफ। क्या आ जाएगा, शहरों की तरफ। आप कहेंगे मैम दूसरे देश तो आ जाएगा, पहले तो शहरों की तरफ भाग ले, बाद में दूसरे देशों की तरफ भागेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, शहरों की तरफ। तो देखो अब हमारा यहाँ पे था देश
यहाँ लिखा हमने गांव, और यहाँ आ गया हमारा खेती, और यहाँ आ गया हमारा 4 में शहरों। ठीक है, तो कहाँ भाग रहा है? शहरों की ओर भाग रहा है। फिर भी नगर और गांवों के बीच की भूमि पर आज भी डॉट 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 होती है। तो यानी अगर जैसे मान लो ये गांव है और ये शहर है, इनके बीच में जो यहाँ पे भूमि मिलती है उस पर क्या हो रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है खाद्यान्न, देखरेख, पूछताछ या खेती। तो हमको पता है कि वहाँ क्या होती है? खेती होती है। ठीक है, विकल्प आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये जो बी है, तो सी जो विकल्प है आपका, सी विकल्प है पूछताछ। ठीक है, और जो डी विकल्प है आपका, वो विकल्प है खेती। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि खाद्यान्न यानी खाद्यान्न होती है या देखरेख होती है, पूछताछ होती है या खेती होती है। तो आज भी खेती होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? खेती होती है। और आपको पता चल गया, ये आपका पैराग्राफ हो गया। तो इस तरह से ये आपका पैराग्राफ है, ये गद्यांश था आपका, और ये हमने गद्यांश किया। तो हमारी जो हमने यहाँ पे पेपर देखा, ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस देखे हमने, ये क्वेश्चंस हमारे बहुत ही सरल हैं और बहुत आसानी से आप लोग इन्हें कर सकते हैं। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बस उतना ही समय दिया जितने समय में मैंने प्रश्न को पढ़ा। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया और फिर से एक बार बता रही हूँ कि आपकी परीक्षा में, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपकी परीक्षा में जो समय दिया है वो 60 मिनट आपको दिया है, और इस 60 मिनट में आपके 20 प्रश्न 20 प्रश्न 20 प्रश्न और 20 प्रश्न, यानी मैथ, रीजनिंग और जीएस, और 20 जो आपका हिंदी या इंग्लिश। तो हम क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमारा 20 आएगा। अब आपको पता है कि 60 में से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। अब हमें 15 मिनट मिलते हैं केवल 20 प्रश्न हल करने के लिए। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई है साथ में कि आपको ये कोशिश नहीं करनी कि मैं 15 मिनट में 15 मिनट पूरी लूँ हिंदी के पेपर के लिए। हिंदी के पेपर के लिए आपको 10 मिनट का टारगेट बनाना है। कितना बनाना है? 10 मिनट का टारगेट। क्योंकि आप 10 मिनट का टारगेट बनाएंगे, यहाँ पे जो आप 5 मिनट बचाएंगे वो 5 मिनट आपको मैथ या रीजनिंग में मदद कर सकता है। और वैसे ही आपको जीएस में भी करना है। जो आपका जीएस का क्वेश्चन होगा, तो जीएस में भी आपको कोशिश करनी है कि 2, 3, 4, 5 मिनट आप बचा लें और उसको फिर आप अपने मैथ्स या रीजनिंग में वहाँ पर लगा सकें। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जो प्रश्न करना सिखाऊंगी वो आपको इसी तेज स्पीड से करना सिखाऊंगी, ताकि आपका दिमाग परीक्षा में बिल्कुल वैसे ही चले जैसे आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। फटाफट फटाफट हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए हमने किया। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ। और इस तरह के अगर प्रश्नों का अभ्यास आपको करना है तो ये आप बुक्स मंगवा सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन अभ्यास करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इसमें जाइए टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दी हुई होगी। इस ऑप्शन में एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको और आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।